एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की प्रॉब्लम। ये एक ऐसी बीमारी है जो हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं, आसपास देखते हैं, और इस तरह के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको डायग्नोस करते हैं उनके सिम्टम्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बहरानी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में। मिर्गी या एपिलेप्सी, हर साल हम लोग नवंबर में एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ के बारे में मनाते हैं। ये हम लोग जो एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ होता है, इसमें लोगों को जागरूक करते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि एपिलेप्सी क्या बीमारी है, एपिलेप्सी के सिम्टम्स क्या होते हैं और एपिलेप्सी क्यों होती है। आज अगर हम बात करें कि एपिलेप्सी क्यों पैदा होती है, एपिलेप्सी का जो वजह होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग एज ग्रुप में। बच्चों में एपिलेप्सी की वजह अलग होती है, ओल्ड एल्डर्स में एपिलेप्सी की वजह अलग होती है। ये एक दो कॉमन एज ग्रुप है जहाँ पे एपिलेप्सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चों में कॉमनली हम लोग देखते हैं अगर ब्रेन का डेवलपमेंट ना हो पाया हो, या बच्चा जब पेट में है तब कहीं कोई ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया हो, तब ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एल्डरलीज की बात करूं, बड़े लोगों में बात करूं तो कई बार ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन का स्ट्रोक मतलब पैरालिटिक अटैक, ब्रेन में कहीं कोई गांठें, ये एक कॉमन वजह होती है एपिलेप्सी होने की। ये दो एज ग्रुप के अलावा यंग एडल्ट्स में भी एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं। उसमें भी वजह अगर हम देखें, कॉमनली हम लोग देखते हैं गांठें, या वो टीबी की गांठ हो या कीड़े की गांठ हो, ये सारी कॉमन वजह होती है एपिलेप्सी पैदा होने की। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स हम जब पेशेंट से पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको दौरे किस तरह के पड़ रहे हैं, कितने टाइम से पड़ रहे हैं, तब हम एक पता लगा सकते हैं कि एपिलेप्सी है कि नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो MRI और EEG। MRI से हमें ये पता चल पाता है कि ब्रेन के किसी एक हिस्से में कहीं कोई चीज़ें डैमेज तो नहीं हुई हैं या कोई गांठ तो नहीं बनी है, और अगर वहाँ से दौरे पैदा हो रहे हैं तो हमें वो पता चल जाता है EEG करके। EEG मतलब ये एक ऐसा टेस्ट होता है जैसे हम हार्ट की ECG करते हैं, ऐसे हम लोग EEG करते हैं। ब्रेन की तरंगों को हम रिकॉर्ड करते हैं और हम ये देखते हैं किस पार्ट ऑफ ब्रेन से ये तरंगें पैदा हो रही हैं। अब हम एपिलेप्सी को ट्रीट कैसे करते हैं? आज की डेट में हमारे पास एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं। कुछ दवाइयाँ कुछ टाइम तक चलती हैं, कुछ दवाइयाँ थोड़े लंबे टाइम तक चलती हैं। ये जो दवाइयाँ हैं ये टेस्टेड दवाइयाँ हैं, बहुत लंबे टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत आसानी से किसी एपिलेप्सी पेशेंट्स को हम दे पाते हैं। बट सबसे ज़रूरी ये जानना होता है कि एपिलेप्सी किस टाइप की है, ताकि हर दवाई हर एपिलेप्सी में काम नहीं करती। स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिलेप्सी के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ दवाइयाँ होती है। अब हमें कितने दिन तक देना है? अगेन लोगों में ये मिथ है कि एपिलेप्सी की दवाई 2 साल 3 साल करके बंद की जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ मरीजों में हम बंद कर पाते हैं, कुछ मरीजों में हम लंबा चलाना पड़ता है, हम बंद नहीं कर पाते हैं। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम लंबा चलाना पड़ता है, ये अलग तरह के पेशेंट्स होते हैं। जानने के लिए किसी को एपिलेप्सी है, कितने दिन तक दवाई चलनी है, कब हम बंद कर सकते हैं, ऐसे में तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपको बता पाए कि आपको एपिलेप्सी है कि नहीं है, और अगर है तो ट्रीटमेंट कौन सा चलना चाहिए और कितने टाइम तक चलना चाहिए। थैंक यू।